माई फेवरेट असनीर ग्रोवर। ये सब वेलकम बैक जनरेट सौरभ सैलार। हम बात करने वाले इंडिया मोस्ट अननेसेसरली हेटेड शो शार्क टैंक इंडिया के बारे में। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ इस टॉपिक पे, बट मैं वेट कर रहा था कि फर्स्ट सीजन का सारा एपिसोड आ जाए और उसको देखने के बाद ही मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचूं, क्योंकि मैंने अब पूरे के पूरे 36 एपिसोड पेल दिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। जिनको नहीं पता, शार्क टैंक शो सबसे पहले जापान में शुरू हुआ था और अभी 27 से भी ज्यादा कंट्रीज में उसके अपने वर्जन्स चल रहे हैं। बेसिकली शो में न्यू एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस के लिए फंडिंग लेने आते हैं और सामने जो इन्वेस्टर बैठा रहता है उसे अपना आइडिया पिच करते हैं। इन्वेस्टर वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है या फिर वो एस्टेब्लिश बिजनेसमैन रहते हैं। वो अपना पैसा इन न्यू एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस में लगाते हैं और उसके बदले उनके बिजनेस से कुछ इक्विटी लेते हैं। इन्हीं इन्वेस्टर्स को इस शो में शार्क्स बोला गया और जब तुम ये शो देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये शार्क वर्ड को बहुत हाईलाइट किया गया है। हाय शार्क। नमस्कार सर। हाय शार्क। नमस्ते शार्क। पर्सनली मुझे ये शार्क वर्ड वेल का रिप्लेसमेंट लगता है। अगर तुम्हें ट्रेडिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो तुम्हें पता होगा कि उधर जो बड़े लोग होते हैं, जो मोटा पैसा लगाते हैं, उन्हें वेल्स बोला जाता है। वैसे वेल वर्ड का यूज हमेशा बिजनेस एंड ट्रेडिंग में नेगेटिवली किया जाता है, लेकिन शार्क वर्ड का यूज शार्क टैंक पे एकदम पॉजिटिवली किया गया। मुझे तो इस शो में हर चीज पॉजिटिव लग रहा है। फिर पॉइंट ये है कि इतनी ही पॉजिटिव चीजें हैं इस शो में, इतना ही अच्छा ये शो है, तो लोग इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, क्यों इतना हेट किया जा रहा है ये शो। सी रीजंस बहुत सारे हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करता जाऊंगा, लेकिन जो मुझे फर्स्ट रीजन लगता है कि लोग रिलेट नहीं कर पा रहे इस शो से। और ना रिलेट करने से मुझे फर्स्ट शार्क के बारे में याद आता है जिनका नाम है नमिता थापर, जो किसी चीज से रिलेट ही नहीं कर पाती। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना आइडिया सारे शार्क्स के सामने पिच करता है तो नमिता का रिप्लाई ये रहता है कि देखिए आपके आइडिया से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ और क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इस चीज में तो मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्ट करना नहीं करना उनका पैसा, उनका डिसीजन है, लेकिन उनका हमेशा मना करने का स्टाइल एकदम डिट्टो सेम रहता है। इस वजह से मैं आउट। फॉर दैट रीजन आई एम सॉरी, आई एम आउट। नमिता थापर किसी से रिलेट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन नेक्स्ट शार्क जो है तुम उनसे बहुत अच्छे से रिलेट करोगे, जो कि अमन गुप्ता, बोट के सीईओ। एंड आई बेट कि जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में बोट का प्रोडक्ट यूज किए होंगे। ये मेरा हेडफोन जब से मैंने स्टार्ट करा है चैनल तब से मैं यही यूज कर रहा हूँ। बोट वालों, डे फर्स्ट से तुम्हारा हेडफोन यूज कर रहा हूँ, स्पॉन्सर मी। भीख मांगने का। नेक्स्ट शार्क इज विनीता सिंह, जो शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर है। इस ब्रांड के बारे में मुझे रिसेंटली पता चला था क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स है जिनका फीड शुगर कॉस्मेटिक्स से भरा हुआ रहता है। अभी मुझे नहीं पता कैसा ब्रांड है ये, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पा रहा और मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इस प्रोडक्ट में, तो राइट नाउ आई एम आउट। नेक्स्ट शार्क इज गजल अलग, जो कि मामाअर्थ की को फाउंडर है। मामाअर्थ तो तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा, आधे से ज्यादा यूट्यूबर्स को तो इन्होंने ही गोद ले रखा है। एक्चुअली ये सीजन उनके लास्ट के कुछ एपिसोड्स में अपीयर हुए थे तो प्रॉपर्ली मौका ही नहीं मिला इनकी पर्सनालिटी को अच्छे से समझने का, लेकिन इनकी कंपनी का नाम जबरदस्त है यार, मतलब मामा शुगर, बहुत अजीब अजीब शुगर मामा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं शुगर कंपनी को अक्वायर कर लूंगा और मामा अर्थ के कंपटीशन में एक कंपनी स्टार्ट करूंगा, डैडी अर्थ, फिर मैं बन जाऊंगा शुगर डैडी। नेक्स्ट शार्क है पीयूष बंसल, जो लेंसकार्ट के सीईओ। और लेंसकार्ट को तो कौन ही नहीं जानता होगा, किसी के भी फोन खोल के देखो उसके मैसेज में 2000 रुपीज का वॉचर पड़ा रहता है लेंसकार्ट का। पर्सनली मुझे पीयूष बंसल सारे शार्क्स में से सबसे अच्छे ह्यूमन बीइंग लगे, क्योंकि ये जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस तो इनके दिमाग में रहता ही है, लेकिन ये ह्यूमैनिटी को भी साथ में लेके चलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एक एपिसोड में छोटे से गांव से जुगाड़ू कमलेश करके एक लड़का आया था जो छोटा मोटा इन्वेंटर था गाँव में। उसने अपने गाँव के किसानों के लिए कुछ कुछ इन्वेंट करा था। उसका बिजनेस तभी उस स्टेज पे था भी नहीं जिसमें इन्वेस्ट किया जाए, फिर भी पीयूष ने उसमें इन्वेस्ट करा ये बोल के कि ठीक है इस बिजनेस से प्रॉफिट होना हो लेकिन किसी का भला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट शार्क पे जाने से पहले अगर तुमने शार्क टैंक इंडिया देख रखा है तो बिना गूगल किए कमेंट में ये बताओ कि किस शार्क का एज सबसे ज्यादा है। आई एम 100% श्योर तुम गलत गेस करोगे। नेक्स्ट शार्क इज अनुपम मित्तल, जो शादी.com के सीईओ हैं। एंड ट्रस्ट मी, पूरे शो पे इससे ज्यादा सुलझा हुआ इंसान कोई नहीं था। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें हार्मलेस वॉल पेंट वाले एपिसोड में मिलेगा, जिसमें एक बंदे ने हार्मलेस पेंट इन्वेंट किया था, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था तो वो किसी और बंदे के पास गया था इन्वेस्टमेंट के लिए और वहां पर से उन्होंने साथ कंपनी शुरू की थी। लेकिन जिसके पास इन्वेस्टमेंट लेके गया था वो इंसान कंपनी की सारी इक्विटी अपने पास रखा था और ये बंदा जो इन्वेंटर था इसको प्रॉफिट पे 30% शेयर देने की बात करी थी। देखो प्रॉफिट में से 30% मतलब 100 रुपए का कुछ अगर है और वो 110 में बिक रहा है तो 10 रुपए का 30% मतलब 3 रुपए ही इसको जाएगा। ये थोड़ा अनफेयर साउंड कर रहा है, हाँ अनफेयर था भी, इसलिए अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद भी सारे शार्क्स ने उसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। लेकिन अनुपम ने बोला कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि आप जो है इन्वेंटर को भी इक्विटी देंगे, और इस बात में सारे शार्क्स ने सपोर्ट भी किया। तो एट द एंड इन्वेंटर को भी इक्विटी मिल गया और वो डील हो गया था। एंड यस, थोड़ी देर पहले मैंने एज के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि जब मैंने अनुपम मित्तल को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये कोई सीरियल एक्टर है। फिर बाद में पता चला इसने 2 मूवीज में भी काम कर रखे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मूवीज चली नहीं, बट तुम गेस कर सकते हो इनका एज क्या है। 51 ईयर्स भाई, मुझे लगा था असनीर का सबसे ज्यादा एज होगा और जितने भी शार्क्स हैं सब 40 के अंदर है, ये इकलौता 51 एज का है। एंड द लास्ट शार्क इज माय फेवरेट असनीर ग्रोवर। ये सब दोगला सी इनके अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है और शो के अंदर भी सब बोल रहे कि ये बहुत रूड है, बहुत अजीब तरीके से बात करता है, घमंडी है। लेकिन जब मैंने ये शो देखा तो मैं तो फैन ही बन गया। इस बंदे का बेस्ट बात ये है कि ये कुछ भी जबरदस्ती शुगर कोट करके नहीं बोलता, इसको जो फील होता
होता है बस ये बक देता है। रिसेंटली सारे शख्स कपिल शर्मा शो में आए थे जहां इसका कहना था कि मुझे अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि वो बिजनेस मुझे पसंद ही नहीं आ रही, फिर भी मैं उसकी तारीफ करता जाऊं तो सामने वाला ये बोलेगा ना कि इतना ही पसंद आ रहा है, तू इतनी तारीफ कर रहा है तो इन्वेस्ट करना भाई, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। मुझे बहुत वैलिड लगा ये पॉइंट। और उसने शार्क टैंक में भी ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर एक बेकार आइडिया को लेके आ रहा है तो वो एक अच्छे आइडिया वाले एंटरप्रेन्योर की सीट खा रहा है, क्योंकि हर शो में कंटेस्टेंट्स के स्लॉट लिमिटेड होते हैं। अगर वो नहीं होता तो उसके जगह पर कोई डिजर्विंग बिजनेस वाला आता जो शायद शार्क से इन्वेस्टमेंट लेके जाता और उसका बिजनेस ग्रो कर सकता था बाद में। इन्हीं चीजों की वजह से मुझे असली रोड पसंद है। अब उसको लेके बाहर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक उसमें जजमेंट नहीं आ जाता कुछ तो हम कुछ नहीं कह सकते। और भाई इंडिया में तो फाइनेंशियल लिटरेसी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पेरेंट्स भी कि नहीं, बच्चों के सामने पैसे के बारे में बात मत करो, उनको मत बताओ कि पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे कुछ बेचते हैं। देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हर इंसान को एक टाइम के बाद अपने बच्चों को सेल करना सिखाना चाहिए कि कैसे तुम चीजें बेच सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें बड़े होकर कुछ ना कुछ तो बेचना ही है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैमरे के थ्रू अपने थॉट्स बेच रहा हूँ। टीचर क्या करता है, वो अपना नॉलेज सेल करता है। हर इंसान अपने लाइफ में अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बेच ही रहा होता है। और बहुत लोगों को इस शो में काफी चीजें क्रिंज लगी है। सी मैं डिनाई नहीं कर रहा, क्रिंज है, लेकिन उसका रीजन है। टेलीविजन पे जो भी शो आता है वो मासेस के लिए आता है। जिन लोगों को नागिन जैसे शोज देखने की आदत है वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो कैसे इंटेलेक्चुअल शो पे नहीं चले जाएंगे। तुम्हें बस इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो टीवी पे ही कंटेंट कंज्यूम करती है उनका भी थिंकिंग चेंज हो रहा है। तभी टीवी वालों को ऐसा इंटेलेक्चुअल शो बनाना पड़ रहा है इंडिया के लिए। इसलिए थोड़ा टाइम दो, कोई भी रिवोल्यूशन ओवरनाइट नहीं आ जाता है। जिन लोगों ने शार्क टैंक नहीं देखा है जाके देख लेना। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि 600 सब्सक्राइबर वाले को कभी सोनी टीवी वाला स्पॉन्सर नहीं करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज लॉट्स ऑफ साइंस साइनिंग ऑफ।